राइट। थैंक यू सो मच। राइट, श्रीकांत जी, गुड मॉर्निंग। ET Now पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आपने बड़ी खबर तो अभी तक जान ही ली होगी। पहली फेज और फर्स्ट फेज ऑफ पॉलिसी तो ग्रीन हाइड्रोजन में अनवेल कर दी है सरकार ने, और प्राइवेट सेक्टर ने बहुत काफ़ी अनाउंसमेंट्स किए हैं, लेकिन PSUs का एक अनोखा रोल होगा, और उसमें हम जानते हैं कि IOC भी ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर काफ़ी सीरियस है और इस सिलसिले में आगे अपने स्टेप्स लेना चाहती है। तो इस घोषणा पर आपकी क्या राय बन रही है? आपने किस तरह से डिटेल्स पढ़े हैं इसके अभी तक, अगर आप बता सकें, और आप हमें क्या कहना चाहेंगे कि कितना निवेश हो सकता है और आपका क्या रोड मैप रहेगा? सबसे पहले शुक्रिया, मुझे एक मौका दे रहे हैं आप मेरे विचार प्रकट करने के लिए। कल जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, ये बहुत ही एक पाथ ब्रेकिंग पॉलिसी है। आप समझ लीजिए कि जब हम नेट जीरो की बात कर रहे हैं और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने 2070 का जो टारगेट दिया है इंडिया के लिए फॉर नेट जीरो, ये सिर्फ एक प्रकार की ऊर्जा से हो नहीं सकता। मेरा कहने का मतलब है, सिर्फ ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी जो सोलर हो या विंड हो या अदर रिन्यूएबल से बन रही हो, इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ अपने आप में सक्षम नहीं है कि वो हम लोग नेट जीरो के टारगेट को पहुंच सके। ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, इसको एक साथी चाहिए, और ये अच्छा साथी है ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, ये दोनों मिलके ही फाइनली नेट जीरो का हमारा जो लक्ष्य है उसे हम पूरा करेंगे। तो कल की जो अनाउंसमेंट्स थी भारत सरकार की ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हमें इससे काफी एक फिलिप मिलेगा, एक प्रोत्साहन मिलेगा ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ और बढ़ने के लिए। क्योंकि आप एक बात समझ लीजिए, जब हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, हम बेसिकली इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, पानी को भाग करके पानी से बनाते हैं। एक जगह हाइड्रोजन बनेगी, दूसरी जगह ऑक्सीजन बनेगी, और ये जो प्रक्रिया है जो हाइड्रोजन बनाने की, ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की, इसमें लगभग 70% जो भाग है वो है ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का। तो आज जो पॉलिसी आई है कल भारत सरकार की, उसमें उन्होंने ये बोला है कि जो आपके जो इंटरस्टेट ट्रांसमिशन टैक्सेस वगैरह हैं, लेवीज हैं, वो माफ हो जाएंगे, और जो लगभग जनरेशन पॉइंट पे जो कॉस्ट होगी इलेक्ट्रिसिटी की, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी की, वही कॉस्ट मिलेगी ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए। इससे जो ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का जो एक कॉस्ट है वो बहुत ही कम हो जाएगा। क्योंकि आज समझ लीजिए, आज हम हाइड्रोजन लगभग जो बना रहे हैं देश में, लगभग 50% हम नेचुरल गैस से बना रहे हैं, 20% हम कोयले से बना रहे हैं, और 30% हम बना रहे हैं ऑयल से। जी जी श्रीकांत जी, बिल्कुल आपने कॉस्ट की जब यहाँ बात की, तो क्या आप थोड़ा सा आइडिया दे सकते हैं आप हमें यहाँ पर ब्लू ग्रीन हाइड्रोजन की क्या कॉस्ट पर केजी पड़ती है, और क्या ये आगे आने वाले समय सस्ती हो सकती है? नहीं, ये तो बात सही है कि आज अगर हम देखें, जैसे मैंने पहले भी कहा, आज जो हम नेचुरल गैस से जो हाइड्रोजन बना रहे हैं वो सबसे सस्ती हो रही है आज, एंड दैट इज द वे, बिकॉज इट इज द मोस्ट इकोनॉमिकल वे ऑफ जनरेटिंग हाइड्रोजन, इसीलिए वही रास्ता आज अपनाया जा रहा है। और जब मैंने कहा कि जब हाइड्रोजन हम बनाते हैं तो लगभग 60 से 70% उसमें ग्रीन एनर्जी, ग्रीन बिजली का योगदान है। तो अगर ग्रीन एनर्जी हमें 2 रुपए के दाम से मिल जाए, आज हम देख रहे हैं कि हमारी जो सोलर और विंड जो एनर्जीज हैं, जनरेशन पॉइंट पे लगभग 2 रुपए के पर यूनिट से मिल रही हैं। अगर वही हमें एट द जनरेटिंग पॉइंट ऑफ द ग्रीन हाइड्रोजन अगर मिल जाए, तो मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि आज जो कॉस्ट डिफरेंशियल है वो काफी हद तक कम हो जाएगा, और हम जो प्रेजेंटली फॉसिल फ्यूल के तुलना में आगे आ जाएंगे। भाई साहब, अगर ग्रीन हाइड्रोजन स्पेसिफिकली पर बात करें तो IOC कितना कैपेक्स का प्लान बना के चल रही है अभी? देखिए, अभी मैं कैपेक्स पे एक स्टेटमेंट दूंगा तो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि आप जानते ही हैं सोलर एक क्लासिकल एग्जांपल है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सोलर पैनल्स के जो दाम गिरे हैं वो बहुत ही एक्सपोनेंशियली गिरे हैं। तो हमारा यही दावा है कि आज जब इलेक्ट्रोलाइजर जो बेसिक उसकी जो रिक्वायरमेंट है, कैपेक्स है, जो इलेक्ट्रोलाइजर के नाम पे आती है, जो पानी को 2 भागों में भागता है, उसके दाम आज ज्यादा है क्योंकि आज उसकी डिमांड कम है। जैसे जैसे ग्रीन हाइड्रोजन और बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रोलाइजर की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो काफी कम होती जाएगी।
ये बेसिकली एक वॉल्यूम्स का गेम है। जितना हम ज्यादा ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ जाएंगे उतना इलेक्ट्रोलाइजर की कॉस्ट कम होगी। तो ये चिकन एंड एग स्टोरी को हम तोड़ने के लिए हम पहले इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मथुरा में। 10% ऑफ द हाइड्रोजन जो हम बनाएंगे वो ग्रीन हाइड्रोजन होगा। और मुझे पूरा पूरा दावे के साथ कह रहा हूं कि जैसे हम आगे बढ़ेंगे जो इलेक्ट्रोलाइजर कॉस्ट है वो काफी हद तक गिर जाएंगी और उससे कैपेक्स भी कम होगा। और उसी कम होने कैपेक्स होने के कारण और जो इलेक्ट्रिसिटी में ट्रांसमिशन चार्जेस ना होने के कारण ग्रीन हाइड्रोजन का जो यूज है वो और बढ़ेगा और हम फॉसिल फ्यूल के तुलना में आ जाएंगे। ऑलराइट, ठीक है। तो फॉसिल फ्यूल की तुलना में आपको लगता है कि आगे चल के प्राइसेस आ जाएंगे। लेकिन अगर हम आपके थोड़े से रिफाइनिंग मार्जिन्स के बारे में बात करना चाहें, क्योंकि आप सबसे बड़े रिफाइनर है देश के और क्रूड की जिस तरह की चाल चल रही है अब $92-94 के आसपास, थोड़ी सी अगर आप यहाँ आउटलुक शेयर कर पाए रिफाइनिंग मार्जिन्स को लेकर आपके। देखिए, अगर आप पिछले 3 साल से अगर देखोगे और अदर लास्ट 5 साल देखोगे तो रिफाइनिंग मार्जिन्स काफी सप्रेस हो रही थी। कहने का मतलब है कि क्रूड के दाम तो ज्यादा थे लेकिन जो प्रोडक्ट के क्रैक्स थे, क्रैक्स मतलब प्रोडक्ट के वैल्यू माइनस द क्रूड वैल्यू, उसको क्रैक कहते हैं, तो वो काफी सप्रेस थे। इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करोगे, कोविड के 1-1.5 साल तक हमारे डीजल के क्रैक्स नियर नेगेटिव थे या फिर एकदम जस्ट मार्जिनली पॉजिटिव थे। तो ये बहुत ही बुरा समय था रिफाइनर्स के लिए। लेकिन आज मुझे बोलने में खुशी हो रही है कि अभी जो क्रैक्स हैं डीजल के, ये लगभग $12 से $15 पर बैरल पे चल रहे हैं। और गैसोलीन मतलब जो मोटर स्पिरिट है उसके क्रैक 9 से 10 बैरल चल रहे हैं। ये काफी अच्छे क्रैक्स हैं और काफी समय के बाद आए हैं। तो एज अ मेजर रिफाइनर इन द कंट्री मेरे लिए तो ये बहुत ही अच्छा समय है। और इसके तहत, ये अच्छे क्रैक्स के तहत जीआरएम्स काफी अच्छी हो जाएंगी। इनफैक्ट हमारा जीआरएम जो Q3 में था वो लगभग $8.9 पर बैरल था। और हम सिंगापुर जीआरएम जो एक फिक्टिशियस रिफाइनरी है सिंगापुर में, उसके साथ अगर हम कंपैरिजन तुलना करेंगे तो सिंगापुर जीआरएम लगभग $6.14 पर बैरल था, हमारा 8.9 था। तो मेरा कहने का मतलब है कि पेट्रोल और डीजल ये टोटल मिलके लगभग 55 से 60% हमारे टोटल प्रोडक्ट्स का आउटले होता है। तो इसके क्रैक्स अच्छे होना एक रिफाइनर के लिए बड़े मतलब संतुष्टता की बात है। और इससे हमारे मार्जिन भी काफी रोबस्ट रहेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये क्रैक्स इसी तरह बढ़ते रहेंगे बिकॉज लास्ट 3 to 4 years द क्रैक्स वर एक्सट्रीमली बैड। तो अभी समय आया है कि हम कुछ अच्छे मार्जिन जनरेट कर सकें। राइट, ऑल राइट मिस्टर वैद, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ ET Now स्वदेश पे बात करने के लिए।